नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साइंस की क्लासें चल रही थी और अध्यापक भर्ती परीक्षा के लेवल 1 में अपना जो जीव विज्ञान का सेकंड टॉपिक है परिवहन एवं श्वसन या श्वसन एवं परिवहन। तो पहले अपन श्वसन का जो चैप्टर है वो ले लेते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो श्वसन या रेस्पायरेशन क्या चीज होती है? रेस्पायरेशन, देखिए श्वसन है क्या? हम श्वसन किसे कहते हैं? तो आप कहोगे सर सांस का अंदर लेना और सांस का छोड़ना श्वसन है। नहीं, ये श्वसन का एक केवल पार्ट है। श्वसन एक बहुत व्यापक परिभाषा है। श्वसन एक प्रोसेस है। श्वसन क्या हो गया कि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो श्वसन क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। आपको पता है श्वसन सजीवों में ही होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। इसका मतलब श्वसन जैविक प्रक्रिया है, तो जैविक प्रक्रिया हो गई साहब। श्वसन में रासायनिक रूप से कई भागीदारी बढ़ती है, तो रासायनिक प्रक्रिया है। और एक प्रोसेस बनता है, तो ये प्रोसेस है। इसका मतलब ये श्वसन क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यानी आप जो भी भोजन लेते हो, भोज्य पदार्थ, उस भोज्य पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और क्या मिलती है? ऊर्जा का निर्माण होता है। तो श्वसन की परिभाषा यदि अपन कहें तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण करना श्वसन कहलाता है। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण करना श्वसन या रेस्पायरेशन कहलाता है। अब सजीव है उसमें श्वसन होता है, निर्जीव है उसमें श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है। अपन अलग अलग प्रकार के जीवों को देखते हैं तो उसमें श्वसन की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। तो मैंने कहा कि श्वसन भोज्य पदार्थ होता है, उसमें ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए, माना कि ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिली। ग्लूकोज में क्या मिली? ग्लूकोज का मतलब C6H12O6। इसमें ऑक्सीजन की क्रिया हुई। अब क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में जल बनेगा और क्या मुक्त होगी? ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये होगी श्वसन की एकदम पूरा प्रोसेस। यानी ग्लूकोज ग्लूकोज में ऑक्सीजन की क्रिया होगी, यानी इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा भोज्य पदार्थों का। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनेगी, साथ में बनेगा जल और क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा। तो ये प्रोसेस होता है श्वसन की प्रक्रिया के अंदर। ग्लूकोज होगा, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, फिर ऑक्सीकरण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होगा। अगली बात करते हैं कि अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। जैसे मानव में फेफड़ा होता है, वैसे अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। अब देखिए किस किस जीव में कैसे कैसे श्वसन अंग होते हैं। मछली मछली या फिश में किस प्रकार के होते हैं? गलफड़े या गिल्स या फिन्स होते हैं। तो मछली अपना श्वसन गलफड़ों के माध्यम से करती है। दूसरा है मच्छर या मॉस्किटो, श्वास नाल या ट्रेकिया से करती है। एक और ध्यान रखना, कॉकरोच, एग्जाम में आपके पूछेंगे कॉकरोच या तिल चट्टा। तिल चट्टा, तो कॉकरोच कह दो या तिल चट्टा कह दो या ऑर्थोपोडा के अधिक वर्ग होंगे, वो सारे के सारे किससे होंगे? श्वास नाल या ट्रेकिया से शोषण करते हैं। तो कॉकरोच आ जाए, चाहे तिल चट्टा आ जाए, चाहे मच्छर आ जाए, श्वास नाल से शोषण करता है। फिर है केंचुआ, अर्थवर्म। इसे केंचुए को बोलते हैं किसान का मित्र, क्योंकि इससे खाद बनती, वर्मी कंपोस्ट। तो इस केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं और केंचुआ अपना श्वसन त्वचा के माध्यम से करता है। कुत्ता फेफड़े से, मनुष्य भी फेफड़ों से करता है। तो आप मछली का ध्यान रखना, कॉकरोच का ध्यान रखना, केंचुए का ध्यान रखना, एक मेढक का भी ध्यान रखना आप। जो मेढक होता है, ये मेढक त्वचा से भी करता है और फेफड़ों से भी करता है, क्योंकि मेढक उभयचर है। यानी जब पानी में होगा तो त्वचा से श्वसन करेगा
और पानी से बाहर होगा तो फेफड़ों से श्वसन करेगा। तो जो मेढक होता है इसमें दोनों प्रकार के प्रोसेस पाए जाते हैं, इसलिए उभयचर है। पानी में है तो त्वचा से, और पानी से बाहर निकल गया तो फेफड़ों से श्वसन करेगा। अब अपन मानव के श्वसन की बात करते हैं। तो मानव में आप देखिएगा, मानव में श्वसन हेतु फेफड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फेफड़े। संख्या में कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। यदि मैं डायग्राम बनाऊं इसका अलग से, तो जो फेफड़ा होता है इसमें बायां और दायां देखें तो दाएं फेफड़े में 3 भाग होते हैं, जबकि बाएं में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। अब यदि इसका स्ट्रक्चर ढंग से देखें अपन, तो देखो सबसे ऊपरी भाग देखते हैं नासाद्वार, यानी नाक होता है। और इस नाक के आगे वाले भाग से देखते हैं तो एक मुख वाला भाग भी होता है, यानी नाक से भी श्वसन लिया जा सकता है और दूसरा मुख से भी श्वसन लिया जा सकता है। दोनों भाग से श्वसन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। श्वास लेने के बाद में जब मुख और नासाद्वार आगे ग्रसनी वाले भाग में आकर मिलते हैं, और इस ग्रसनी वाले भाग के पास में एक और नाल जुड़ी हुई होती है, उसको बोलते हैं ग्रास नाल। क्या कहते हैं? ग्रास नाल। ग्रास नाल के जस्ट ऊपरी साइड एक पाया जाता है एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन। उसके बाद आएंगे तो आगे जुड़ी होती है श्वास नली या श्वास नाल। इसके बाद जुड़ी होती है श्वसनिका, श्वसनिका के बाद में श्वसनिकाएं, और फिर लास्ट में जुड़ी होती वायु कुप्पिकाएं। तो ये हो गई श्वास नाल। श्वास नाल के बाद हो गई श्वसनी, फिर श्वसनिका, और फिर कुप्पिका कोश या वायु कुप्पिकाएं। फेफड़े के जस्ट नीचे वाले भाग में होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। और फेफड़े के बाहर एक भित्ति होती है, उसको बोलते हैं परिफुफ्फुसीय झिल्ली। परिफुफ्फुसीय झिल्ली, परिफुफ्फुसीय झिल्ली या पेरीप्लूरल मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार की पूरी इसका डायग्राम होता है। एक बार यदि मैं इसको बना के दिखाऊं आपको तो इस प्रकार का बनेगा। देखो ये तो हो गया नासाद्वार, इसके नीचे हो गया मुख। नासाद्वार और मुख कहाँ? ग्रसनी वाले भाग में मिलेंगे, और फिर यहां एक अलग से नाल निकलती, उसे बोलते हैं क्या? ग्रास नाल। ये वाले भाग बांटे तो ये हो गया मुख और ये हो गया नासाद्वार। अब यहां से निकलेगी क्या? श्वास नाल। और श्वास नाल के ऊपर सी आकार के उपास्थील छल्ले होते हैं, और फिर ये 2 भागों में बटेगी। 2 भागों में बटने के बाद फिर ये छोटे छोटे भागों में बढ़ती रहती है। तो यदि इसको अपन इस प्रकार से बांध दें, फिर ये छोटे छोटे भागों में बढ़ती रहती है। तो मुख्य तौर से फेफड़े का डायग्राम इस प्रकार से बनता है। अब इसको अपन पार्टिसिपेंट बांटे तो ये हुआ नासाद्वार, नासाद्वार के बाद मुख, मुख के बाद ग्रास नाल, ग्रास नाल के बाद ये हो गया श्वास नाल, जहां से सांस अंदर जाती है। श्वास नाल के बाद में ये होगी श्वसनी, और श्वसनी आगे जाकर श्वसनिका में बढ़ती है, श्वसनिका में। और श्वसनिका आगे जाकर ये गोल गोल आपको गुब्बारेनुमा संरचना दिखती है, ये होती वायु कुप्पिकाएं, एल्वोलाई, वायु कुप्पिकाएं। इसके बाहर दोनों फेफड़ों के बीच में एक मांसपेशी का आकार होता है, वो बोलते हैं डायाफ्राम, डायाफ्राम। और फेफड़े के चारों ओर एक भित्ति होती है, झिल्ली होती है, उसे बोलते हैं परिफुफ्फुसीय झिल्ली, परिफुफ्फुसीय झिल्ली। और इसमें बहुत सारा द्रव भरा होता है ताकि बाहर से कोई आघात लगे
तो उससे सुरक्षा प्रदान करी जा सकती है। तो इस दर का काम यही होता है कि बाहर से यदि कोई भी आघात पहुंचे तो उससे इस फेफड़े की सुरक्षा की जा सकती है। अब देखो सांस कैसे ली जाती है, तो देखो नासा द्वार से ली जा सकती है और मुंह से भी ली जा सकती है। दोनों तरह से आप श्वास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो नाक से ली गई श्वास है वो मुख से ली गई सांस की तुलना में सही होती है। क्यों? क्योंकि जो नाक की हड्डियां होती है वो मुड़ावदार होती है, तो श्वास जैसे ही आप अंदर लोगे तो कई प्रकार से घूम के जाएगी। तो यदि सांस ठंडी भी होगी तो शरीर के तापमान के बराबर कर दी जाएगी। दूसरा, श्वास में रोम होते हैं, छोटे छोटे बाल निकले हुए होते हैं। वो श्वास के साथ में जो भी मिट्टी के कण है, अन्य प्रकार की गंदगी है, उसको रोक देती है वहीं पर। तो हमेशा श्वास कहां से लेनी चाहिए? नाक से लेनी चाहिए। उसके बाद में नाक और मुंह के छिद्र के बाद में आता है ग्रसनी वाला भाग, और इस ग्रसनी वाले भाग के पास होता है कंठ, और कंठ में एक ढक्कन होता है, उसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। इस एपिग्लोटिस ढक्कन का काम क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं घाटी ढक्कन। इस घाटी ढक्कन का काम होता है कि यदि कोई भी भोजन का कण है, माना कि कोई भोजन करने का भी मुख से करते हैं, तो भोजन के कण यदि श्वास नाल में चले गए तो नुकसान होगा। इसलिए श्वास नाल में जाने से रोकने हेतु उसके ऊपर एक एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन पाया जाता है, जो क्या करता है? भोजन के कणों को श्वास नाल में जाने से रोकता है। तो भोजन के कणों को श्वास नाल में जाने से रोकता है, श्वास नाल में जाने से रोकता है। फिर आगे ये श्वास नाल आती, श्वास नाल के ऊपर सी आकार के छल्ले होते हैं, और ये छल्ले कैसे होते हैं? सी आकार के छल्ले, सी आकार के छल्ले होते हैं, जो किसके बने होते हैं? उपास्थि के बने होते हैं। अब इस श्वास नाल के आगे श्वास नाल दो भागों में बढ़ती है और क्या कहलाती है? श्वसनी कहलाती है। और श्वसनी आगे अन्य छोटे छोटे भागों में बदलती है, उसको बोलते हैं श्वसनिका। और श्वसनिका के अंतिम छोर पर ढूंबरनुमा संरचना होती है, उसे बोलते हैं वायु कुपिकाएं। और इसी वायु कुपिकाओं से गैस का आदान प्रदान होता है। और इसके बाहर की झिल्ली क्या कहलाती है? परिफुफ्फुसीय झिल्ली। नीचे एक फेफड़े के नीचे होता है डायाफ्राम। ये डायाफ्राम की भूमिका बहुत बड़ी होती है, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। तो उसके लिए श्वसन के अंग जिम्मेदार होते हैं। तो श्वसनांग या श्वसन अंग, इसको अपन बांटे दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक श्वसन अंग, प्राथमिक श्वसन अंग, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक श्वसन अंग। अब देखें अपन प्राथमिक श्वसन अंग कौन कौन से, यानी श्वसन में प्रारंभिक रूप से जो श्वसन में उस गैसों का लाया जाता है, तो प्राथमिक रूप से जिम्मेदार कौन उनसे? एक तो नाक हो गया, मुंह हो गया यानी मुख द्वार हो गया, उसके बाद श्वास आती है श्वास नाल में। ये किस प्रकार के हो गए? प्राथमिक श्वसन अंग हो गए। और उसके बाद सेकेंडरी श्वसन अंग, तो वो कौन कौन से होगी? श्वसनिका, श्वसनिकाएं, और उसके बाद हो गई वायु कुपिकाएं। और वायु कुपिकाओं से गैसों का आदान प्रदान होता है। ये मोटे तौर से इसका स्ट्रक्चर हो गया कि साहब प्राथमिक श्वसन अंग और सेकेंडरी श्वसन अंग। अब देखिए आप, श्वसन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसको अपन चार भागों में बांट सकते हैं। देखो, पहला भाग है श्वासो उश्वास, श्वासो उश्वास। दूसरा प्रोसेस होता है गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तीसरा होता है गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। और चौथा हो गया कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये चार पार्ट में अपने इसको बांटा है। अब श्वासो उश्वास क्या चीज है?
अब आप जो कहते हो ना कि साहब श्वसन का मतलब सांस अंदर लेना और छोड़ना, यही श्वासोच्छ्वास है, यानी ब्रीदिंग है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास में दो प्रकार की चीजें होती है। एक तो क्या होता है, श्वास या गैस या गैसों को अंदर लेना, और दूसरा प्रोसेस होता है गैसों को छोड़ना। गैसों को छोड़ना, गैसों को अंदर लेने के प्रोसेस को बोलते हैं निःश्वसन, निःश्वसन, और गैसों को छोड़ने को बोलते हैं उश्वसन। तो ये दो प्रोसेस ध्यान रखना। सांसों उश्वास में ये गैस के जो प्रक्रिया होती है, पूरा का पूरा श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसका एक पार्ट है गैस को अंदर लेना और छोड़ना। अंदर लेने को बोलते हैं निःश्वसन और छोड़ने को बोलते हैं उश्वसन। अब आप एक चीज सोचो कि वायुमंडल में 78% गैस है, लेकिन अपन कहते हैं अपन ऑक्सीजन का श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो बाकी कहाँ जाती है 78%? नाइट्रोजन कहाँ जाती है? तो नाइट्रोजन जाती तो अंदर ही है, लेकिन नाइट्रोजन ब्लड के साथ जुड़ नहीं पाती, तो जितना 78% अंदर गई है उतनी की उतनी बाहर निकल आती है। जो 21% ऑक्सीजन है, 20 पॉइंट समथिंग, तो जितनी लेते हैं लगभग 17% ही वापस आती है। 3 से 4% ऑक्सीजन अंदर यूज हो जाती है, ठीक है। और छोड़ी कौन सी जाती? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कैसे बनती, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा मैं आपको। दूसरा, गैसों का विनिमय। गैस किस प्रकार से अपना एक्सचेंज करती है? तो आपको पता है एक प्रोसेस होता है विसरण, डिफ्यूजन, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। माना कि मैंने कोई सेंट की शीशी इस एक कोने में खोल दी, थोड़ी देर बाद में उसकी खुशबू पूरी चारों ओर फैल जाएगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है विसरण, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना विसरण के अंदर आता है। तो जहां पर गैस की मात्रा कम है तो अधिक से कम की ओर जाएगी। ऑक्सीजन अपन बाहर ज्यादा है तो अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की ओर जाएगी, और जाने के बाद फेफड़ों से खून में कम है तो खून में चली जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड खून में ज्यादा है तो खून से फेफड़े में आ जाएगी और बाहर निकाल देंगे उसको। तो ये प्रोसेस कहलाता है विसरण। एग्जाम में आ जाए गैसों का विनिमय श्वसन की प्रक्रिया में किससे होता है? तो विसरण माध्यम से होता है। फिर गैसों का परिवहन। तो गैस मुख्य तौर से दो प्रकार की, एक तो होती है ऑक्सीजन। अपन कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों का अध्ययन कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ होता है? हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ होता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को जोड़ता है, 4 ऑक्सीजन को जोड़ता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन किसके साथ होता है? हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन जैसे ही ऑक्सीजन आएगी उसको जोड़ देगी, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को जोड़ती है। ये मैंने आपको करवाया था परिवहन के अंदर, रक्त के अंदर की हिसाब, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो यहां हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो गया। एक तो हीमोग्लोबिन करता है परिवहन, दूसरा परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन के बाद इसका ऑक्सीजन का अन्य परिवहन करती प्लाज्मा। तो अधिकतर जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो करता है कौन? हीमोग्लोबिन। और दूसरा कौन करता है? प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। 60% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। और ये एग्जाम में प्रश्न आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में। दूसरा, हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और तीसरा परिवहन होता है प्लाज्मा के साथ। तो ये 3 प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, जबकि ऑक्सीजन का अधिकतर परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ होता है। फिर लास्ट बचता है कोशिकीय श्वसन। अब आप इस पूरे सिस्टम को समझिएगा। देखो, पहले सांस को अंदर लिया,
सांस अंदर लेने के बाद गैसों का विनिमय होगा, यानी फेफड़े से खून में जलेगी। खून में जाने के बाद ऑक्सीजन जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन से जुड़ने के बाद कोशिका के पास पहुंचेगा। अब लास्ट का प्रोसेस होता है कोशिकीय श्वसन। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ध्यान रखना, श्वास से उश्वास, सांस को अंदर लेना छोड़ना, गैसों का विनिमय होना, गैसों का फिर परिवहन होना, पूरी बॉडी में चलना, और फिर लास्ट होता है कोशिकीय श्वसन। और कोशिकीय श्वसन को समझने की कोशिश करना कि कोशिका में जहां श्वसन होता है वो कहलाता है कोशिकीय श्वसन, और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया होने के कारण ही ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं उसको। कोशिकीय श्वसन अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता वायवीय और दूसरा होता अवायवीय। अवायवीय या वायुवीय एक ही बात है, वायवीय या वायुवीय, और दूसरा अवायुवीय। इसी को और बोल सकते हैं, वायुवीय को ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, और इसको बोल सकते हैं अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। ऑक्सी श्वसन का मतलब होता है कि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, वहां पर ऐसा श्वसन जहां ऑक्सीजन उपस्थित होगी वहां श्वसन होगा ऑक्सी श्वसन, और जहां पर ऐसा श्वसन जहां पर ऑक्सीजन क्या हो, अनुपस्थित हो, वो कहलाएगा अवायुवीय या अनॉक्सी श्वसन। अगला बात, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो यहां ऊर्जा का निर्माण अधिक होगा, तो ऊर्जा अधिक बनेगी। यहां जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऊर्जा का निर्माण क्या होगा, कम होगा। अगली बात, इसमें प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें उत्पाद के रूप में बनता है एल्कोहल। एल्कोहल बनता है, आपको पता है जब शराब बनाते हैं, बियर बनाते हैं, बेकरी बनाते हैं, तो उस समय एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल के साथ साथ में लैक्टिक अम्ल, इन दो प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है अनॉक्सी श्वसन में। यहां ऊर्जा लगभग 36 एटीपी के आसपास बनती है, लेकिन यहां ऊर्जा केवल और केवल 2 एटीपी बनती है। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए सर्वाधिक ऊर्जा किस श्वसन से बनती है, तो ऑक्सी श्वसन से। कितनी बनती है, 36 एटीपी के आसपास। इसमें कितनी बनती है, अनॉक्सी श्वसन में केवल 2 एटीपी बनती है। यहां वायवीय श्वसन में उत्पाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और अवायवीय श्वसन में उत्पाद बनता है एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल। ठीक है जी। अब एक बार देख लो कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन, इसको दो भागों में, वायवीय और अवायवीय। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि संपन्न होता हो तो वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो तो अवायवीय श्वसन, यानी अनॉक्सी और ऑक्सी। ये तो ऑक्सी श्वसन, ये अनॉक्सी श्वसन। श्वसनी आधारी पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी सीधी सी बात है कि जो भोज्य पदार्थ होता है उसका पूर्ण रूपेण ऑक्सीकरण होता है, तभी तो ऊर्जा का निर्माण ज्यादा होता है। जबकि यहां अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, जबकि मुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसीलिए यहां लगभग 36 या 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, जबकि यहां केवल और केवल 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। यह कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वायवीय श्वसन या श्वसन कहां होता है, तो कोशिकीय श्वसन या माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि यह अधिकतर कहां होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। अधिकतर ये पादपों में, जंतुओं में होता है, जबकि ये जीवाणु, कवक और पादपों के बीजों में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अनॉक्सी श्वसन किस में होता है, जीवाणु, कवक और पादपों के बीजों में। अब इसमें क्या होता है ऑक्सी श्वसन में, तो ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ेगी, वही बात जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। और ऊर्जा कितनी बनती, 686 किलो कैलोरी। जबकि यहां ऊर्जा कितनी बनती, केवल 59 यानी 59 किलो कैलोरी। लेकिन बनता क्या है, एल्कोहल बनता है साथ में। तो इसका उपयोग यदि आपसे पूछ ले अवायवीय श्वसन का, तो शराब बनाने में, किण्वन की प्रक्रिया में, फर्मेंटेशन, आप दूध से दही बनाते हो तो भी ये प्रोसेस होता है। बेकरी बनाने में, यानी ब्रेड, डबल रोटी वगैरह बनाने में, तो बेकरी उद्योग में। एक ध्यान रखना, मांसपेशी,
आपने देखा होगा कि थके भागे दौड़ भाग करके आते हैं अपन। जब भी अपन दौड़ भाग करके आते हैं तो अपने अंदर सांस लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि फेफड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा तो ऊर्जा का निर्माण ज़्यादा होगा। अपन को थकान महसूस होती मांसपेशियों में। तो मांसपेशी में थकान का कारण कौन सा श्वसन है? अवायवीय श्वसन। क्यों? क्योंकि श्वास की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो अवायवीय श्वसन होगा और मांसपेशी में किसका निर्माण होगा? लैक्टिक अम्ल का। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, मांसपेशियों में थकान का क्या कारण होता है? तो मांसपेशियों में थकान का कारण क्या होता है? अवायवीय श्वसन या लैक्टिक अम्ल का जमाव होना। तो ये प्रोसेस आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ चीजें हैं, वही बात है, आपको यहां दिख रहा है क्या? ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज में आप तीन प्रकार से चीजें, यहां आप मैं समझा देता हूं। देखो, माना कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज है और यदि ऑक्सीजन उपस्थित है और यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित है, यहां फिर मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन क्या है? अनुपस्थित है, -O2, यानी ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा की प्राप्ति होगी। जबकि ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा और साथ में क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या मुक्त होगी? थोड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्माण होगा। एक प्रोसेस होता है मांसपेशी में। मांसपेशी में अल्कोहल की जगह क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, ये ध्यान रखना। और साथ में CO2 प्लस बहुत ही कम मात्रा में क्या बनती है? ऊर्जा। लेकिन यहां मांसपेशी में कैसा होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही लैक्टिक अम्ल बनता है। ये थकान क्यों महसूस होती है? जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है श्वसन, कोशिकीय श्वसन का प्रोसेस होता है। पेड़ पौधे भी श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। अब कुछ विशेष बातें मैंने आपको बताया था। डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है? तो देखो, डायफ्राम क्या होता है, यहां देखो। जब भी गैस को अंदर ली जाएगी तो ये नीचे वाली मांसपेशी होती है डायफ्राम। तो गैस अंदर लोगे, अंदर लेने पर ये क्या होगी? जो डायफ्राम इस प्रकार का ये सीधा हो जाएगा, एकदम यू सीधा। तो ये डायफ्राम सपाट हो जाएगा, यहां आ जाएगा। जब भी गैस को बाहर छोड़ना होगा, बाहर निकलेगी गैस यहां से, तो ये डायफ्राम इस प्रकार का हो जाएगा। तो दबाव पड़ेगा फेफड़े पर और फेफड़ा क्या छोड़ देगा? ऑक्सीजन छोड़ देगा। वापस देख लो एक बार यहां पर, जैसे ये फेफड़ा है कोई, जैसे ही गैस अंदर आएगी तो ये डायफ्राम होगा तो क्या होगा? सीधा हो जाएगा ऐसे। लेकिन गैस को बाहर छोड़ना होगा तो फेफड़े पर जोर लगाया जाएगा, तो फेफड़े की जो डायफ्राम की आकृति होती है वो एकदम त्रिभुजाकार बन जाएगी। यानी इस पर क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। तो डायफ्राम आप यहां से समझिएगा कि डायफ्राम क्या है? ये डायफ्राम क्या है? एक मांसपेशी है जो श्वसन में क्या करती है? सहायता करती है, जो श्वसन में सहायता प्रदान करती है। श्वसन में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? श्वसन दर किस में मापते हैं? तो ध्यान रखना, स्पीरोमीटर या स्पाइरोमीटर। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। श्वसन दर कितनी होती है? तो ध्यान रखना 13 से 17 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में 13 से 17 बार अपन श्वास लेते हैं, ये श्वसन दर हो गई। फिर अगला क्वेश्चन, श्वास से संबंधित या श्वसन संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया फेफड़े के जो बाहर झिल्ली होती है उसको इन्फेक्टेड कर देता है और उसमें पानी भर जाता है, तो न्यूमोनिया। दूसरा होता है सिलिकोसिस, फेफड़े में सिलिका के कण यानी जो खंडवाड़िए होते हैं, खान में काम करते हैं, तो जो मिट्टी वगैरह होती है फेफड़े में चली जाती है, तो वो फेफड़े में कौन सा रोग हो जाता है? सिलिकोसिस। तो न्यूमोनिया, सिलिकोसिस,
है ना। तो ये ब्रोंकाइटिस, इस प्रकार के रोग श्वसन से संबंधित रोग होते हैं। तो श्वसन से संबंधित मोटे मोटे तौर से अपने सारे जो फैक्ट्स हैं वो आपने इंक्लूड कर लिए हैं। इसको वापस से देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।